गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं जीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने इवोल्यूशन का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। मोस्टली 80% हमारा कंप्लीट हो गया था। जो रेस्ट 20% था, आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि डार्विन कैसे इंग्लैंड से चल करके साउथ अमेरिका के समुद्री रास्ते से होते हुए साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट और जो भी वहाँ पे आइलैंड वगैरह था, जंगलों में, माउंटेन पे, हर जगह उन्होंने फॉसिल्स को इकट्ठा किया और उस पर स्टडी की। उससे उन्होंने पाया कि अभी जो बर्ड्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो और पुराने जो फॉसिल्स उनको मिले थे उससे बिल्कुल मैच होते हैं। बस उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में, आकार में परिवर्तन हुआ है। बाकी ये जो स्पेसीज़ हैं उन्हीं स्पेसीज़ से बने हैं। क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को एडॉप्ट नहीं कर पाए थे, अपने आसपास के चीज़ों को, फूड को, हर चीज़ों को एडॉप्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए वो ख़त्म हो गए। और बहुत सारे तो जो अर्थक्वेक आया था समुद्र में, उससे ख़त्म हो गए। पर वो प्रजातियाँ जो हैं वो उसी से बनी है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि ये जो डार्विन ने किया 1831-36 में करीब, उसके 20 ईयर्स बाद, 2 डिकेड्स यानी 20 ईयर्स के बाद एक और साइंटिस्ट आए। उनका नाम था A.R. वेलेस। A.R. वेलेस जो थे वो भी इंग्लैंड के थे। वो भी बोले कि डार्विन ने ये किया, तो उस टाइम थ्योरी आई नहीं थी डार्विन की, डार्विन का भी रिसर्च चल रहा था। तो वेलेस भी अपने वोयेज पे निकलते हैं और वो एशिया के सब कॉन्टिनेंट वो भी जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका जाते, सॉरी साउथ अमेरिका और एशिया के कुछ सब कॉन्टिनेंट में भी वो आते हैं। और उनका जो रिसर्च था मेनली बटरफ्लाई और मैमल्स के ऊपर था। उन्होंने भी बहुत सारे बटरफ्लाइज को इकट्ठा किया और उस पर स्टडी किया। तो उसके जो पंख थे बटरफ्लाइज के और उनके जो बॉडी के पार्ट्स थे, तो डिफरेंट जैसे जैसे वो जाते गए, हर 500 किलोमीटर पे उनको क्या मिला, अलग अलग बटरफ्लाई ही थी, पर उसके कलर, उसकी साइज़, उनके उड़ने का स्टाइल, उनके खाने पीने का ढंग, हर चीज़ उनको डिफरेंट मिलते गया। उन चीज़ों को वो पकड़ के अपने लैब में रखते गए। शिप में एक छोटा सा लैब बना के रखा, तो वहाँ पे वो कलेक्ट करते गए। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे रीजन चेंज हो रहा है, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का रीजन जैसे चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे जो चीज़ें मिल रहे हैं, जो बटरफ्लाई मिल रहे हैं, जो मैमल्स मिल रहे हैं, उनमें भी परिवर्तन है। यहाँ तक कि वो रैट को भी, चूहों को पकड़े तो उसमें भी भिन्नता थी। आप खुद देख लीजिए, घर में जो हम लोग के कपड़ों को, हमारे आलू प्याज सब्जियों को कुतरने के लिए जो चूहे होते हैं वो कैसे होते हैं, और वहीं आप खेतों में देखिए, वो चूहों की साइज़ बड़ी होती है, आक्रामक होते हैं थोड़े। और फिर जंगल में चले जाइए, वहाँ के चूहे, उनकी साइज़ और बड़ी होती है, और फुर्तीले होते हैं, और घर वाले चूहे छोटे छोटे होते हैं। तो जब आप अपने आसपास ही देखेंगे तो चूहों की 3-4 वैरायटी आपको नज़र आएगी। सफ़ेद चूहे, वाइट चूहे भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं। तो आप अपने आसपास ही देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा विभिन्नता है। डाइवर्सिटी बोलते हैं इंग्लिश में, डाइवर्सिटी, और हिंदी विभिन्नता। कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो डार्विन ने तो क्या किया था, पूरा 8-10 हज़ार किलोमीटर का सफ़र किया था। तो उनको सोचो कितने डिफरेंट मैमल्स मिले होंगे, बटरफ्लाइज मिली होंगी। तो उन्होंने भी 20 ईयर्स के बाद, उन्होंने भी जब सारा स्टडी किया, तो वे भी इसी नतीजे पर पहुँचे कि हमारी जो स्पेसीज़ हैं, ये जितनी भी डिफरेंट स्पेसीज़ हैं, ये सब एक ही स्पेसीज़ से आई हुई है। मतलब इनके जो पेरेंट्स थे स्टार्टिंग में कोई एक था, इसी से ये लोग निकले हैं। और ये डार्विन के सिद्धांत, जो डार्विन ने अपना थ्योरी दिया था, उससे क्या हो गए, सहमत हो गए, सेटिस्फाई, बोले नहीं ठीक है, डार्विन ने सही बोला था। और अब क्या हुआ, अब इस साइंस जगत के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत ही रिवोल्यूशनरी, बहुत ही क्रांतिकारी जो है ये रिसर्च था कि डार्विन ने दिया। और 20 ईयर्स बाद एक और व्यक्ति ने 4-5 साल जा करके रिसर्च किया और उसने भी यही सिद्धांत दिया। तो दोनों को मिला करके, दोनों साइंटिस्ट के रिसर्च को, स्टडी को मिला करके फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दिया गया, प्रतिपादित किया गया, लिखित में, रिटन में उसको प्रतिपादित किया। तो दोनों ने मिलकर क्या लिखा, सबसे बड़ी बात, एक ट्री बनाए। ये ट्री देखिए, आप
आपके बुक्स में मिलेगा, ये सारी चीज़ें बुक में है। तो देखिए 1 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है, ट्री जैसे पेड़ होता है ना, तो उसके जो ब्रांचेस होते हैं, जो उसकी शाखाएं होती हैं, वो कैसे होती है, कभी इधर कोई इधर कोई इधर, पेड़ जैसे बढ़ते जाता है उसकी ब्रांचेस भी क्या होते हैं, पार्ट्स बढ़ते जाते हैं। कोई है फिर उसमें से एक पतला निकलेगा ब्रांच, और ऐसे पूरा करके घना पीपल का देखिए, बरगद का वृक्ष देखिए, उसमें कितनी ब्रांचेस है, पूरी ब्रांचेस ही ब्रांचेस, पेड़ कितना विशाल रूप ले लेता है। तो सेम वही चीज़ हमारी स्पेसीज के साथ भी है। शुरू में कोई एक था और उसी से इतनी सारी स्पेसीज जो है बनती गई। ठीक जैसा पेड़ है ना, बस वही। अगर आपको डार्विन और वेलेस के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को समझना है तो आप पीपल बरगद के पेड़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अभी से आप समझ जाएंगे, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आज के 5 साल बाद भी किसी ने पूछा कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हु प्रपोज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्या बताएंगे, डार्विन। हु प्रपोज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो डार्विन का नाम आप लेंगे। और किसको दिमाग में बैठा के रखेंगे, बरगद या पीपल के पेड़ को, ट्री को। और क्या ध्यान में रखना है कि रूट से एक पेड़ निकला है और उसके ब्रांचेस क्या हो गए, बहुत सारे हो गए, बहुत सारे, चारों दिशाओं में ब्रांचेस उसके हो गए। वैसे हुआ, एक स्पेसीज आया, सबसे पहले बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, आप देखिए सारा चीज डिटेल कर दिया हूँ कि कोई एक स्पेसीज आई है, यहाँ पे बैक्टीरिया आई है, बैक्टीरिया के फॉर्म में समुद्र के अंदर, और उससे आज देखिए लाखों करोड़ों स्पीसीज हमारे अर्थ पे है। इंसान हैं, जानवर हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नैक हैं, क्रोकोडाइल है, रेप्टाइल्स है, छिपकली है, बहुत सारे बंदर हैं, ये हैं वो है, बहुत सारे, लॉट ऑफ। तो उन्होंने एक पेड़ बनाया, ऐसे ट्री बना दिया, और देखिए यहाँ से निकला ये ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर। इनको दिखाने का मतलब यही था, इस डायग्राम के माध्यम से उनको बताने का मतलब यही था, ये सारी चीज़ें एक से निकली और ये निकलते जा रही हैं। और आज भी प्रजातियाँ वैसी हो गई। शेर खत्म हो जाएगा, टाइगर लैंड एकदम जब विलुप्त होंगे तो कोई और उन्हीं जैसा दिखता हुआ एक प्रजाति आ जाएगी, छोटा से। ऐसा होगा जिसको बहुत सारा शिकार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा उसको जंगल नहीं चाहिए, वो थोड़े से पेड़ पौधे तालाब किनारे भी हो जाएगा, आ जाएगा ऐसा। तो शेर विलुप्त हो जाएगा, लायन हो जाएगा, क्योंकि लायन को तो बहुत बड़ा फॉरेस्ट चाहिए, वो तो है नहीं अपने पास, तो उसका आ जाएगा एक कोई प्रजाति, जैसे छिपकली आ गई डायनासोर का। देखो बेचारे पानी भी नहीं मांगती, घर में आराम से घूमती है, पानी भी नहीं पीती। सोचो डायनासोर कितने बड़े थे, गाँव का गाँव खा जाते थे। अरे देखो गरीबों के डायनासोर, ये गरीबों का डायनासोर है, मतलब हम लोग भी अपने घर में डायनासोर पालते हैं, देखो पानी भी नहीं पिलाते। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद इन्होंने दिया ब्रांच ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ डार्विन, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल्स, फंगी। मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, प्लांट, एनिमल्स, फंगी। मतलब ये जितने भी हमारे प्लांट है, एनिमल है, फंगी है, वो सब भी, प्लांट मतलब जितने भी प्लांट हैं, बड़े ट्री हो, चाहे गेहूं हो, चावल हो, अनार का पेड़ हो, एप्पल का पेड़ हो, कुछ भी हो, फूल हो, जितने भी हमारे पास प्लांट और ट्री आपको दिखते हैं वो एक किंगडम से निकले। उसी प्रकार से जितने भी एनिमल्स हैं, गाय, भैंस, शेर, चीता, कुत्ते, बिल्ली, ये सब भी क्या है, एक फैमिली से निकले। ठीक उसी प्रकार जो फंगी शैवाल जिसको बोलते हैं, वो सब भी क्या है, फफूंद, वो सब क्या है, एक जगह से निकले। पर ये सारी चीजें कहां से निकल रही, एक जगह से। मतलब क्या, इनके भी जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, सेम। तो ये दोनों डायग्राम के माध्यम से बताने की यही कोशिश की गई है कि जितने भी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें क्या है, एक ही फैमिली से निकले। ये डिफरेंट आज हो गए। पहले कोई एक पेड़ था, कोई एक प्लांट हुआ था, और आज लाखों प्रकार के प्लांट हैं। चाहे भिंडी की सब्जी खाओ, चाहे करेले की खाओ, चाहे खीरा खाओ, चाहे लौकी खाओ, सारी चीज़ें क्या, शुरू में ऐसे नहीं था डिफरेंट आ गए थे पहले से ना। कोई एक प्लांट आया, उससे वैरायटीज ऑफ
स्पेसीज, वैराइटीज ऑफ प्लांट, वैराइटीज ऑफ एनिमल, ये सब निकले हैं। बस कहने का मतलब यही है, शुरू में पूरा कॉन्सेप्ट यही समझिए, कोई एक चीज़ था और इसी से सारी चीज़ें हैं। कैसे हैं? एटमॉस्फेयर, रहन सहन, खाना पानी, प्लांट को भी तो चाहिए ना, पानी चाहिए, धूप चाहिए, ठंडी चाहिए, गर्मी चाहिए। अब ये बताओ आप, एप्पल का जो ट्री होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है? छत्तीसगढ़ में कहीं देखो एप्पल का ट्री? नहीं। कहाँ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये आपका जम्मू कश्मीर, उसी एरिया में होता है। क्यों? वहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, एप्पल का ट्री होता है। हमारे यहाँ क्या है? उष्णकटिबंधीय है हम लोग, मतलब हमारे यहाँ उमस रहता है और क्या होता है? अच्छी बारिश होती है। तो हम लोग क्या है? धान होता है हमारे यहाँ, वहाँ धान नहीं होता। यहाँ पे धान होता है और वहाँ पे धान नहीं होता, वहाँ पे एप्पल होता है। वहाँ के लोगों को भी देखो, हमारे यहाँ कैसे लोग हैं, काले हैं, सांवले हैं और बहुत हो गए तो गोरे। वहाँ के सारे लोग गोरे, बिल्कुल बिल्कुल गोरे हैं। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है? रहन सहन, वहाँ के एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का वेदर क्लाइमेट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो थ्योरी ऑफ जो इवोल्यूशन जो डार्विन ने लिखा था, तो एक बुक लिखा था ये, तो उस बुक का क्या नाम है? ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो उस बुक का हमेशा नाम याद रखिएगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या था? उनके बुक का नाम, किसके? डार्विन। जब इन्होंने सारा रिसर्च कर दिया और रिसर्च करने के बाद जो सारा थ्योरी को उन्होंने देखा, सारी स्टडी को उन्होंने किया, उन सारी चीज़ों को एक बुक में क्या कर दिया? कैद कर दिया, लिख दिया कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो उसको क्या कर सके? स्टडी कर सके, पढ़ सके। और उस बुक का नाम दिया ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और तो इसमें कुछ अब बचा नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। थोड़ा बहुत उसमें बचा हो, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हमने बता दिया। थोड़ा बहुत किसी को कुछ डाउट होगा अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस बताना चाहता हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लगभग हमेशा ही आ जाता है। तो इसको आप लोग बताएंगे, अपने वर्ड्स में लिखिए, अपने वर्ड्स में ना। देखिए, आप लोग जो बुक में लिखा है या आपके जो गाइड में लिखा है उसको रटने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको मैंने इतने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को बताया, तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। देखिए आप कितना लिख पाते हैं, सुनी हुई चीज़ को आप कितने अच्छे से लिख पाते हैं। यही हो, क्योंकि आप साइंस को कितना भी याद कर ले, कितना भी रट ले, आप जब एग्ज़ाम टाइम में जाते हैं तो वो सारा चीज़ भूल जाते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर एक साथ हो जाता है, आपको याद नहीं हो पाता। इतने हार्ड इसके टर्मिनोलॉजी होते हैं कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए आप रटने के पीछे मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। आप कोशिश करिए अपने वर्ड्स में लिखिए। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी आदत हो जाएगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, जैसे वीडियो में हमने जो चीज़ एक्सप्लेन किया है, और रफली आप उसका अच्छे से नोट्स बनाइए और उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए। बाकी मैं नोट्स तो प्रोवाइड कराऊंगा ही। तो नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आप एक तो वो क्वेश्चन कर लेंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेसीज, व्हाट इज स्पेसीज, व्हाट इज एडाप्टेशन, एंड habitat and its effect. What is habitat and its effect?
एंड एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय दिस ड्राइंग, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय ड्राइंग दिस टू डायग्राम। ये दो डायग्राम के माध्यम से आपको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है। बस इतना कर लीजिए, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपने बना लिया तो आपको बाहर से कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और साइंस को आपको रटना नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, जितना बात मैंने बोला है, जितना मैंने पढ़ाया उसको अपने वर्ड्स में आप लिखना स्टार्ट करिए। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखें, और आपको उससे ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है। ईयर्स वगैरह याद कर लीजिएगा। डार्विन कब से कब गया था, कहाँ पे गया था? इंग्लैंड से गया था, साउथ अमेरिका 1831 में निकला था, 1836 में ख़त्म हो गया था। आफ्टर 20 ईयर्स एयर बैलेस गए थे। इन्होंने बटरफ्लाई और मैमल्स पे किया था, और दोनों जब रिसर्च दोनों का पूरा हो गया तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का दोनों ने मिलकर कॉन्सेप्ट दिया था, उसको आपको एक्सप्लेन करना है इन दो डायग्राम के माध्यम से। बस इतना आप कर लीजिए, ये चैप्टर खत्म। अगर इसमें से आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, तो मैं एक क्लास और इसका डाउट क्लास ले लूँगा। जितने भी डाउट के क्वेश्चन होंगे सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं एक और डाउट क्लास आपका ले लूँगा, और सारे क्वेश्चंस जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं यहाँ पे बाकायदा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और आगे फिर जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट वाला, हम उसको स्टार्ट करेंगे। और मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ कि कल से सोशल साइंस का भी क्लास स्टार्ट करूँ, और आफ्टर दैट मैथ्स का, मतलब साइंस, मैथ्स और सोशल, फिलहाल तीनों क्लास में लेने के प्लानिंग मैं कर रहा हूँ कि ये तीनों क्लास में ले लूँ। तो आज इसको करिए, कल से सोशल साइंस की वीडियोस भी आएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।